तो बच्चों इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसीलिए इस क्वेश्चन के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर बनता है। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर बना रहे हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से एक बार बोर्ड की तरफ नजर रखना। ठीक है, तो ये एक मेरा चार्ज रिंग है। ठीक है, इसको मैंने, ये मेरा रिंग है और ये मेरा सेंटर। मान लो रिंग का रेडियस है आर, ठीक है, कैपिटल आर। तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस दूरी पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो ये है कि कल हम लोग समझाए थे आप लोगों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड करके। बट कूलम्ब्स लॉ के लिए हमें चाहिए पॉइंट चार्ज, और ये एक्सटेंडेड बॉडीज है तो इसको पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम सॉल्व करके देखेंगे। तो अगर इसको पॉइंट चार्ज बनाना है तो मान लो कि ये पॉइंट है मेरा, छोटा सा, इस पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा मैंने डी क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है, पूरा रिंग के ऊपर चार्ज है मान लो कैपिटल क्यू, रिंग के ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू, टोटल रिंग के ऊपर चारों तरफ चार्ज है कैपिटल क्यू। मैंने उसमें से एक छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू चार्ज, डी क्यू so small that it can be considered as point charge। ठीक है, इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, डी क्यू इतना छोटा है तो इसीलिए डी क्यू को हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। डी क्यू को हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, डी क्यू कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। नाउ इस डी क्यू के वजह से P पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा पता। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल आर, ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल आर, और डी क्यू की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नाम मैंने दे दिया DE। ठीक है, DE, और ये एंगल मैंने रखा थीटा, ये एंगल मैंने रखा थीटा। तो मुझे ये बताओ कि ड्यू टू स्मॉल चार्ज DQ, ड्यू टू स्मॉल चार्ज DQ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी कितना होगा K DQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, होगा ना, K DQ बाई आर स्क्वायर। बट देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट के ऊपर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट के ऊपर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। तो हर एक पॉइंट के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि देखो रेडियस बराबर है और एक्स डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो कोई भी अगर पॉइंट से ये जो P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियल डिस्टेंस होगा, जो पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करके जो डिस्टेंस मिलता है, पोजीशन वेक्टर वाला जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक चीज याद रखना कि R इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द रिंग टू द पॉइंट P। ठीक है, R इज कांस्टेंट, कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के केसेस में उस पॉइंट से लेके जो इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। एक रिंग इमेजिन करो, एक रिंग, उसके एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसके एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो डिस्टेंस कितना होता है, R होता है रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस ट्राइंगल से आप देख सकते हो ये R है, ये x है, ये स्मॉल r है, तो ये होगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अब सेकेंड चीज जो मैं बताना चाहता हूँ इस केस में वो ये है कि ये तो मिल गया कि मेरा ई विल बी, मान लो इसका नाम दे दो DE1, ठीक है, DE1। तो और एक चीज देखो कि ये सब आर डिस्टेंस तो बराबर होगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चारों तरफ होगा। तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो ये देखो एक चीज, ये जो रिंग है वो एक सिमेट्रिक फिगर है, और सिमेट्रिक फिगर का एक प्रॉपर्टी होता है, सिमेट्रिक फिगर का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ले, उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ले, देखो जैसे कि इधर से सेंटर से हमने डायमेट्रिकली दिस पॉइंट को लिया, तो अभी हम डायमेट्रिकली एक ऑपोजिट पॉइंट को लेंगे सिमिलर DQ चार्ज, वही छोटा सा एक पॉइंट चार्ज के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो DQ चार्ज के ऊपर लेंगे तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। तो मान ले लो ये है DE2, ये है DE1, ठीक है। देखो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स क्यों लिया, वैसे ही हमको कोई ना कोई पॉइंट का ऑपोजिट डायमेट्रिकली पॉइंट मिलेगा। अगर वो दो पॉइंट को हमने एक कैलकुलेशन करके कुछ निकाला तो वो सब पॉइंट्स के लिए वैलिड होगा, ठीक है। उन दोनों पॉइंट से निकालने का तात्पर्य यह था कि इन दोनों पॉइंट का इन दोनों जो DE1 और DE2 है इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बट चेंज होगा किस पे? चेंज होगा डायरेक्शन पे, डायरेक्शन पे चेंज होगा। तो ये दो पॉइंट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट का कोई ऑपोजिट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट आपको मिलेगा। तो सिमिलर केसेस में डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट जब लेंगे तो उस केस में आपको एक पॉइंट देखेंगे कि अगर कंपोनेंट डिवीजन करेंगे तो एक पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हमें और आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज देखो कि DE2 को हम दो पॉइंट पे डिवाइड कर सकते हैं, DE2 को हम दो पॉइंट पे डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट? DE2 को हम दो पॉइंट पे डिवाइड कर सकते हैं। ये DE2 है, इसको दो पॉइंट पे डिवाइड कर सकते हैं। ये है, एक है ऊपर की तरफ DE2, ये थीटा एंगल है DE2 साइन थीटा 1 साइन थीटा, और ये है DE1 साइन थीटा, और ये है मेरे पास DE1 कॉस थीटा प्लस DE2 कॉस थीटा। तो इससे ये पता चल गया कि मान लो इससे ये कंपोनेंट डिवीजन करके हमें क्या फायदा हुआ, बताओ। कंपोनेंट डिवीजन करके हमें ये फायदा हुआ कि अगर कोई भी दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स को हम लेंगे तो उसका साइन कंपोनेंट हम लोगों का कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसका बचा रहेगा कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि द रिजल्टेंट, इससे ये पता चलता है कि एक चीज आप लोग लिख देना कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कोसाइन कंपोनेंट ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब DE1 DE2, वैसे ही आपको सैकड़ों करोड़ों पॉइंट्स मिलेगा, बट उन सब के केसेस में अगर डायमेट्रिकली टू अपोजिट पॉइंट्स लेंगे तो आपको एक चीज मालूम पड़ेगा कि सबके केसेस में ये जो साइन कंपोनेंट्स है ये कैंसिल आउट हो रहा है, एंड कॉस कंपोनेंट्स वगैरह आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि DE नेट विल बी, इस चीज से ये पता चलता है बच्चों कि DE नेट इक्वल्स टू DE k dq by r square cos theta, and this direction is along positive x-axis. This will be this. ये होगा मेरा वेक्टर फॉर्म, ये होगा मेरा वेक्टर फॉर्म। ट्रू फॉर एनी पॉइंट्स, true for this is valid for any points on the ring,
ये चीज आप ध्यान से देख लेना कि ये चीज आपका किसी भी पॉइंट के केसेस में वैलिड होगा ही होगा, किसी भी पॉइंट के केसेस में वैलिड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज एक बार आप ध्यान से देख लो कि कैसे हमने रिंग का कोई एक्सिस के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश किया। पहले हमने डी क्यू पॉइंट लिया क्योंकि कूलम्स लॉ एप्लीकेबल बनाना है, वरना सारा कैलकुलेशन जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा कैलकुलेशंस करेंगे वो करेंगे बेस्ड अपॉन कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के वजह से एक डी क्यू चार्ज हमने लिया। क्यों डी क्यू चार्ज, इतना छोटा चार्ज लिया हमने कि इसकी वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी क्यू विल एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, एंड पॉइंट चार्ज के केसेस में हम कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ को अप्लाई करके हमें कंपोनेंट डायरेक्शन, एक डी क्यू कंपोनेंट का वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला D1, एंड सिमिलरली एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट लिया, ऑपोजिट पॉइंट के लिए वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो हुआ मेरा D2। एंड हम ये चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं हम अब तक कि जो कंपोनेंट डिवीजन करेंगे, दो पॉइंट का डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेंगे सिमेट्रिक फिगर में, तो देखेंगे कि एक कंपोनेंट उसका कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट उसका एड अप हो जाएगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो भी आपका जो रिजल्टेंट ई नेट होगा, इन सब पॉइंट्स की वजह से जो ई नेट होगा वो होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, और दिस डायरेक्शन का कंपोनेंट हर दो पॉइंट के केसेस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा रहेगा कितना? बचा रहेगा इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। तो हम अभी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इस डायरेक्शन का कंपोनेंट के ऊपर काम करेंगे। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब इसका कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड द रिंग, उसके वजह से ई पॉइंट पे कितना मेरा नेट ई नेट होगा, वही हमें अभी देखना है। तो एक बार फिर से पॉज करके प्लीज पूरा चीज को एक बार ध्यान से लिख लेना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी नेट इक्वल्स टू के डी क्यू कॉस थीटा इंटू आई। ठीक है, डी ई नेट इक्वल्स टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू आई। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इस ट्राइंगल से देख के मुझे बताओ कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज बाई एक्स बाई आर, तो हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स बाई आर इंटू आई। ठीक है, x बाई आर इंटू आई, तो और हो जाएगा मेरा के डी क्यू एक्स बाई आर क्यू इंटू आई। ठीक है, के डी क्यू एक्स बाई आर क्यूब इंटू आई। तो मुझे ये बताओ कि डी क्यू कंपोनेंट की वजह से ये जो फिगर है ना, डी नेट का जो फिगर है, इसमें तो के कांस्टेंट है, के डिपेंड अपॉन मीडियम, हमने एक मीडियम पे रखा, मीडियम चेंज नहीं किया, तो के कांस्टेंट रहेगा। एक्स भी हर एक पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, और आर भी तो हर एक पॉइंट के लिए कांस्टेंट है। एक्स आर आर तीनों हर एक पॉइंट के केसेस में कांस्टेंट है। आप एक बार इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी एक रिंग है, उसके ऊपर एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, तो उसके वजह से रिंग से जो डिस्टेंस होगा ये भी हमेशा इस पॉइंट का कांस्टेंट, इस पॉइंट का कांस्टेंट, जो एक कोन की तरह ट्रीट करो, कोन का स्लैंट हाइट और हाइट हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक कोन फॉर्म करेगा। तो इसी वजह से इसके केस में आर तीनों भी कांस्टेंट रहेगा। तो जो अगर टोटल ई फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई नेट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई नेट इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू एक्स बाई आर क्यूब इंटू आई। तो मुझे बताओ ई नेट विल बी इक्वल्स टू के एक्स बाई आर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का कितना होता है, मतलब ये तीनों वेरिएबल है ना, अच्छा तीनों कांस्टेंट है ना, ओनली वेरिएबल इज डी क्यू, क्योंकि एक्स भी कांस्टेंट, आर क्यूब भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो ओनली वेरिएबल इज डी क्यू, ओनली वेरिएबल इज डी क्यू। तो हो जाएगा मेरा ई नेट का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा कितना, बोलो डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब ये छोटा सा चार्ज का पूरा इंटीग्रेशन करेगा तो क्या बड़ा चार्ज आएगा, कुछ नहीं, तो ये आएगा क्यू, तो आएगा के एक्स क्यू बाई आर क्यू। और व्हाट विल बी आवर फाइनल फॉर्मूला, ये तो हमारा कैलकुलेशन हो गया।
कैलकुलेशन हो गया, तो इसीलिए हम लोग ये चीज को ध्यान से एक बार देख लेना कि इसके बाद हम लोग अल्टीमेट फॉर्मूला में जाएंगे। तो ये जो आर है, इस आर को इन दोनों के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो ई नेट का जो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू के एक्स क्यू सॉरी के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू आई। ठीक है, ये है मेरा अल्टीमेट फॉर्मूला। देखो ई नेट इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू आई। तो ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ट्राइंगल से। तो आर के वैल्यू निकालो, होल टू द पावर हाफ, होल क्यूब कर दो, होल टू द पावर 3/2 आएगा। तो ये है मेरा, ये फॉर्मूला से क्या पता चलता है कि फॉर ए चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अच्छा, एक चीज बोला तो मैं भूल गया कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अच्छा, इस इधर भी लिखना पड़ेगा यूनिफॉर्मली, ठीक है, क्योंकि अगर हमने यूनिफॉर्म अगर नहीं है तो इसका मतलब ये कि अगर यूनिफॉर्म नहीं है, देखो ऊपर हेडिंग में भी एक यूनिफॉर्मली टर्म्स लिखना पड़ेगा, यूनिफॉर्मली, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज अगर नहीं है तो इसके अगर ये जो डीक्यू जितना डीक्यू के वजह से जो पॉइंट चार्ज हमने जितना स्पेस के लिए जो पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, मान लो डीएल के ऊपर चार्ज लिया डीक्यू, तो इधर वो डीएल नहीं रहेगा। तो इसके केस में जो फिगर सिमेट्री होगा, वो सिमेट्री फिगर वो पूरा एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग होना मस्ट है, ठीक है। इसके केस में डीक्यू जो मैंने चार्ज लिया तो वो छोटा सा जितना रीजन पे लिया था, इसके केस में उतना ही लेंथ पे वही चार्ज लिया था, इसीलिए ये सिमेट्रिक फिगर है। तो इस सिमेट्रिक फिगर के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। अगर सिमेट्रिक फिगर नहीं है, मान लो कि यूनिफॉर्मली नहीं है, तो चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि कोई भी एक, मान लो कि एक चार्ज रिंग है क्यू, उसके ऊपर एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस की दूरी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमें इस फॉर्मूला से पता चलता है। एक बार फिर से पॉज करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है, अभी बाकी है, ठीक है। ये जो मेरा जो फॉर्मूला निकल के आया, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम और करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले इसको पॉज करो, पॉज करके आप फिर से देख लो, अगर कुछ भी जगह प्रॉब्लम है तो कैसे यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ, यूनिफॉर्म चार्ज नहीं होता तो क्या होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। तो हेलो बच्चों, तो इस फॉर्मूले पे हम लोग देखे थे कि एक चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, तो उसके केसेस में उसके एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस दूरी पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अब हम देखेंगे, देखिए जो चार्ज रिंग है, ये जो चार्ज रिंग है, तो इसका रेडियस को हमने कांस्टेंट रखा, बट वैरी किसको किया, एक्स को वैरी किया। मतलब पहले हमने x1 डिस्टेंस पे रखा एक पॉइंट के ऊपर, उसके केस में मेरा पॉइंट चार्ज कितना होगा, x1 के डिस्टेंस पे दूरी पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो x की जगह x1 पुट कर दो। और p के केस में p2 पॉइंट के लिए डिस्टेंस रखा है x2, तो x की जगह x2 है, तो उसके केस में नेट का वैल्यू क्या होगा, और x की जगह मैंने रख दिया x3, तो x3 के केस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का वैल्यू कितना होगा वो भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो तीन वैल्यू हमें पता चल गया, तीन वैल्यू हमें मिल सकता है। बट हम अभी देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग एक्सिस से, सेंटर से एक्सिस का डिस्टेंस जितना दूर लेके जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जाएगा। पर ये चेंज कैसे होगा, मतलब कैसे, अगर जितना दूर लेके जाएंगे वो बढ़ेगा कि घटेगा, कैसे चेंज होगा, उसके केसेस में हमें इस चीज को एक बार फिर से ध्यान से देखना है, कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे जाके ये इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इससे हमें पता चलेगा कि किस पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस से कितना दूर पे जाके हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है, तो वो हम देखेंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चों हम लोगों ने कोशिश देखा था कि इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चों जो हमने देखा था कि
हाँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, डी डी एक्स शुड बी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को जीरो करना पड़ता है और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हमें दिखाना पड़ता है ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो फॉर, ये क्या कंडीशन है, ये है मैक्सिमा कंडीशन, मैक्सिमा कंडीशन, ठीक है, ये है मेरा मैक्सिमा कंडीशन, डी dx इक्वल्स टू जीरो एंड d2e dx स्क्वायर लेस देन जीरो, ये है मेरा मैक्सिमा कंडीशन। तो d dx इक्वल्स टू d dx का वैल्यू क्या होगा, वही तो दिक्कत है, d dx का वैल्यू कितना होगा, k क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 प्लस k क्यू एक्स डिवाइड इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -3/2, ठीक है, माइनस 3/2 -5/2, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, k क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होल टू द पावर 5/2, तो ये होता है मेरा कैलकुलेशन का वैल्यू, ठीक है, पहले मैंने x को कांस्टेंट रखा, उसके बाद दूसरे को कांस्टेंट रखा, तो k क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 5/2 लेते हैं कॉमन, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर, अच्छा इधर बाहर क्या आएगा, बाहर मल्टीप्लाई आएगा 2x, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं मालूम, एक बार फिर से मैंने कैसे किया डिफरेंशिएशन मैंने सीखा, ये लेक्चर में डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो मेरा तात्पर्य नहीं है, तो मैंने मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अलग से कमेंट कीजिए कि सर डिफरेंशिएशन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, वरना खुद से ट्राई कीजिए। इधर वेरिएबल है x, ऊपर भी है नीचे भी है और बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है, तो -3x स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 5/2 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं जीरो, इसको करना पड़ेगा जीरो। तो देखो कि एक्स स्क्वायर टर्म तो कभी जीरो नहीं हो सकता ना, नीचे वाला टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर कभी जीरो होने के लिए हमें एक्स का वैल्यू जीरो लेना पड़ेगा, तो एक्स का वैल्यू अगर जीरो लोगे सॉरी हमें नीचे वाला टर्म को अगर नीचे वाला टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब इनफाइनाइट नहीं हो सकता, और इनफाइनाइट होते नीचे वाला टर्म इनफाइनाइट होगा तभी तो ये जीरो आएगा, तो नीचे वाला टर्म कभी इनफाइनाइट नहीं होगा, तो होगा मेरा कितना आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये वाला टर्म हमें जीरो हो सकता है, ये वाला टर्म जीरो हो सकता है, नीचे वाला टर्म कभी इनफाइनाइट नहीं होगा, ये वाला टर्म जीरो हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू, अभी हम लिखेंगे, ध्यान से देखो बच्चों कि d dx इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब होगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और x होगा प्लस माइनस रूट अंड r बाई √2, x विल बी प्लस माइनस r बाई √2, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये प्लस माइनस क्यों हुआ वो अभी समझेंगे, पर ये चीज ध्यान पे रखना कि x इक्वल्स टू r बाई √2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिला कि मिनिमा मिला वो हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, d और d2x dx स्क्वायर लेस देन जीरो, ये है मेरा सेकेंड कंडीशन, ये r बाई √2 वैल्यू को उसको पुट करके देखना पड़ेगा कि मैक्सिमा कंडीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर ये आपको अगर करके देखोगे तो ये दो बार करने की जरूरत नहीं है, ये सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाई √2, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसको अगर ये वाला जो टर्म मिला d dx को फिर से इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये लेस देन डेरिवेटिव करके x की जगह इस पॉइंट रखोगे तो आपको मिल जाएगा d2e d स्क्वायर लेस देन जीरो ही आएगा, तो ये मेरा मैक्सिमम कंडीशन है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये मेरा मैक्सिमा कंडीशन फॉर मैक्सिमा है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा होता है, ठीक है। तो ये चीज मैं देखो बच्चों, इस क्लास में मेरा मैथमेटिक्स सिखाने का कोई तरीका कोई इंटेंशन नहीं है आप लोगों को, तो सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर प्लीज आप लोग फिर से डिफरेंशिएशन करके देख लो, डिफरेंशिएशन करने के बाद x की जगह डिफरेंशिएशन करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो,
फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद x की जगह r/√2 पुट करो, प्लस माइनस r/√2, आपको मिलेगा दोनों पॉइंट प्लस माइनस r/√2, दोनों पॉइंट के केसेस में एक प्लस r/√2, दूसरा माइनस r/√2, दोनों केसेस में इसका वैल्यू हो जाएगा लेस देन 0। इसका वैल्यू दोनों कंडीशन पे हमको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, दोनों कंडीशन पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो ये जो चीज था, ये जो वैल्यू था, ये वैल्यू के लिए ही हम लोगों ने ये सब चीजें किया, ठीक है। पहले हमने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव के बाद अगर इसको जीरो करना है तो ये वाला टर्म को जीरो करना पड़ेगा, उससे हमें पता चला, क्योंकि ये वाला बाकी टर्म तो कांस्टेंट है, ये कोई ना कोई वैल्यू लेता है, तो इसीलिए ये कंडीशन पे हमें कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज बच्चों अच्छे से देखना। तो इसके बाद हमें एक चीज और करना है, एक ग्राफिकली देखना है कि कैसे हमरा ग्राफिकली देखेंगे कि x के साथ साथ मेरा पॉइंट्स कैसे वेरी कर रहा है। तो देखो बच्चों कि ई नेट का मेरा फॉर्मूला है KQX/r² + x² होल टू द पावर 3/2 * I। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर x का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है तो x का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है तो x का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है तो मतलब सेंटर ऑफ द सर्किल, रिंग के सेंटर पे, मेरा रिंग के सेंटर पे मेरा चार्ज कितना होगा बताओ, रिंग के सेंटर पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ। तो x की जगह टेंड्स टू जीरो है तो x की जगह जीरो पुट कर दो, इक्वल्स टू लिखते हैं, तो ई नेट विल बी इक्वल्स टू, इधर भी जीरो पुट करो, इधर भी जीरो पुट करो, पर इधर तो r है, तो इधर जीरो की वजह से ये हो जाएगा जीरो। क्योंकि ये चीज आप लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख के समझ सकते हो, क्योंकि ये चार्ज रिंग है ना, चार्ज रिंग है, तो चार्ज रिंग के चारों तरफ चार्ज है, तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके वजह से इस डायरेक्शन में हर एक छोटा छोटा पॉइंट की वजह से हर एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा, और हर एक चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक दूसरे को अपोज करेगा। डायमेट्रिकली टू अपोजिट पॉइंट्स लेंगे तो हमें पता चलेगा कि डायमेट्रिकली टू अपोजिट पॉइंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द center of the charge ring will always be zero provided charge is uniformly distributed across the surface of the ring। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में अगर मान लो x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो इसकी जगह इनफाइनाइट पुट कर दो, इधर भी इनफाइनाइट पुट कर दो, तो इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, कुछ मालूम पड़ रहा है, ई नेट एट इनफाइनाइट KQX/, अच्छा इधर से x कॉमन ले लो, x² को कॉमन ले लो, ठीक है, तो x² को बाहर लेके आओगे तो हो जाएगा x² होल टू द पावर 3/2, बाहर हो जाएगा r² + 1 होल टू द पावर 3/2। एक चीज ये चीज को ध्यान से देखो, मैंने x² को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद कुछ ऐसा आएगा, और उसके ऊपर तो पावर था, तो कुछ ऐसा आएगा, x² को अगर इस टर्म से बाहर निकालोगे तो, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ई नेट का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा कितना, देखो x² होल टू द पावर 3/2 कितना होता है, x³ ऊपर x नीचे x³ मतलब x² मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r²/x² होल टू द पावर 3/2, ठीक है। तो बच्चों एक चीज देखो कि x टेंड्स टू अगर इनफाइनाइट है तो ये वाला टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, तो r²/x² टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो 1 + 0 होता है 1, तो ये अंदर का ये वाला टर्म एक वैलिड टर्म आ गया। बट ये वाला टर्म इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट स्क्वायर होता है, इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट स्क्वायर, तो 1 इनफाइनाइट स्क्वायर 1/इनफाइनाइट स्क्वायर हो जाएगा मेरा 0। तो इसका मतलब ये है कि ई नेट at x tends to infinite will be equals to 0। देखो बच्चों दो केसेस में मेरा इनफाइनाइट में भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और x इक्वल्स टू 0 पे भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो इनफाइनाइट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ही, क्योंकि धीमे धीमे जितना चार्ज देखो 0 तो होगा ही, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो इनफाइनाइट तक कोई भी चार्ज का इफेक्ट नहीं रहता। तो दैट इज व्हाई इट कैन बी सेड दैट एट इनफाइनाइट x टेंड्स टू इनफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब
अगर सेंटर से बहुत दूर पे एक पॉइंट लोगे, उस पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग चार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही मिनिमल हो जाएगा, धीमे धीमे कम घटते 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 एक टाइम पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस जो कंडीशन मिला, ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये सब चीजें जो किया, इससे हमें पता चलता है कि क्या, इससे हमें पता चलता है कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 ई नेट इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू इनफाइनाइट ई नेट इक्वल्स टू 0, बट एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 E equals to E max, E equals to E max। ठीक है, और E max का वैल्यू होता है बच्चों, एक बार कैलकुलेशन करके देखना कि जो E max का वैल्यू होता है, तो इस फॉर्मूले पे आप x की जगह प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पुट करके देख सकते हो, इसका वैल्यू होता है प्लस माइनस 2k³ बाई 3 रूट 3 आर स्क्वायर। E max का वैल्यू होता है प्लस माइनस प्लस माइनस 2k³ बाई 3 रूट 3 आर स्क्वायर। कैसे मिला? x की जगह, इस फॉर्मूला पे x की जगह प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पुट कर दो, देखो ये वाला वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा क्योंकि दो पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, इसीलिए दो पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा इसीलिए। ठीक है, तो इससे ये जो सारा पॉइंट मिला, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम अभी E वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ साथ कैसे वैरी कर रहा है, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आप लोग एक बार पॉज करके फिर से देख लेना। ठीक है, चीजों को आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो बच्चों, एक चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये जो E वर्सेस x का जो ग्राफ मैंने बना रहा हूं अभी, हाँ अच्छा, E वर्सेस x का जो ग्राफ, बहुत ध्यान से देखना। E वर्सेस x का जो ग्राफ बना रहा हूं, E वर्सेस x, तो एट x इक्वल्स टू 0 E नेट का वैल्यू क्या था? 0। एट x इक्वल्स टू 0 E नेट का वैल्यू था 0। तो 0 से उसने शुरुआत किया। ठीक है, तो r बाई रूट 2 पे, r बाई रूट 2 डिस्टेंस पे पॉजिटिव तक जाओगे तो एक पॉइंट मिलेगा r बाई रूट 2, उस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E मैक्स मिला। तो हम बोल सकते हैं कि एट r बाई रूट 2 हमें मिला मैक्सिमम वैल्यू, और फिर से एट इनफाइनाइट पे जाके फिर से मेरा वैल्यू 0 हो गया। तो इसका मतलब बच्चों वो कार्ड कुछ ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, और इधर लेके जाओगे तो मतलब कितना होगा बताओ? इधर होगा फिर से r बाई रूट 2 माइनस r बाई रूट 2 पे, माइनस r बाई रूट 2 पे जाके, माइनस r बाई रूट 2 पे जाके मेरा कैलकुलेशन का मैक्सिमा वैल्यू मिलेगा, पर वो इट विल बी नेगेटिव मैक्सिमा, और फिर से मेरा वैल्यू आ जाएगा 0 पे, फिर से मेरा वैल्यू हो जाएगा 0 पे। देखो दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ये कर्व क्या होता है, मान लो ये मेरा चार्ज रिंग को ऐसे रखा, ठीक है, और x डिस्टेंस पॉजिटिव की तरफ गया और x डिस्टेंस नेगेटिव की तरफ गया। बोथ केसेस में मेरा चार्ज जो ग्राफ है सेम आएगा, सिमेट्रिक आएगा। ग्राफ क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा, ग्राफ मेरा सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, तो एक को हम पॉजिटिव लेंगे, एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। ये सुनो, एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स होगा, तो ये एक तो नेगेटिव एक्स होगा। तो दैट इज व्हाई इसका मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों ही सेम होगा, पर जब ग्राफिकली हम ड्रॉ करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस, और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही सेम। डायरेक्शन के लिए हम लोग एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, पर कैलकुलेशन के लिए एक को प्लस एक को माइनस लेना पड़ेगा, पर देखो मैग्नीट्यूड लेओगे तो ई मैक्स का दोनों के केसेस में ही मैक्सिमम वैल्यू आएगा। कितना? ये जो ई मैक्स, इधर भी ई मैक्स, इधर भी ई मैक्स, इधर भी ई मैक्स, उधर भी ई मैक्स, इधर भी ई मैक्स, उधर भी ई मैक्स। ठीक है, ओके, ई मैक्स, ई मैक्स, ओके। तो ये चीज से हमें क्या पता चलता है बताओ? ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट था इसीलिए क्योंकि इधर से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, इधर से इस ग्राफ से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके केसेस में मेरे एक सेपरेट वीडियो बनाने का दिल किया, क्योंकि सेपरेट वीडियो बनाना जरूरी था। ठीक है,
ओके, तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो उसके रिगार्डिंग 2-3 न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। बच्चों हेलो, तो इस स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग एक खूब बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में आ गया है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट in an uniform electric field E, neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of the charged particle after time t seconds is। चारों ऑप्शन। तो क्वेश्चन पे कुछ ऐसा बोला गया है कि एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है q एंड मास है m, मास है m एंड चार्ज है q, ठीक है, चार्ज है q, इसको रिलीज कर गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे रिलीज कर दिया गया है। बोल रहा है कि द नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। तो टी सेकेंड इस फील्ड पे रहने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वही हमें फाइंड आउट करना है कि टी सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करें? तो एक हम आपको बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है F इक्वल्स टू QE, F इक्वल्स टू QE फोर्स वो फील करता है। अगर नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे रखोगे तो वो फील करता है, नेगेटिव माइनस क्यू को रखोगे तो होगा माइनस QE फोर्स फील करता है। तो ये फोर्स और फील्ड का रिलेशन आपको देखने को पता चलेगा कि उसपे क्यू का कमी था तो क्यू लगा दो तो ये वाला रिलेशन आ जाता है। मतलब कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे रखोगे तो रख के छोड़ दोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर नेगेटिव चार्ज पे रखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टी दिशा में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई एग्जर्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेट फोर्स एग्जर्ट होता है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो होता है F इक्वल्स टू QE, F इक्वल्स टू QE, ठीक है। तो अब न्यूटन ने क्या बोला था कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम बोल सकते हैं कि ma इक्वल्स टू QE। तो अभी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को हम लेके काम क्यों करेंगे, तो हमारे पास अभी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर काम करना है। तो इस फोर्स के वजह से जो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना QE by m, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वे हो जाएगा QE by m, ठीक है, QE by m। तो मतलब जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन काम करेगा। स्टार्टिंग में तो रेस्ट था, तो रेस्ट था मतलब v इक्वल्स टू 0, रेस्ट था मतलब v इक्वल्स टू 0। जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा वो उसके केस में v इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट था, बट उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो कितना QE by m। तो एक्सेलरेशन लगने के बाद एट ए टाइम t पे आफ्टर t सेकेंड्स, हम देखेंगे आफ्टर t सेकेंड्स, आफ्टर t सेकेंड्स, ठीक है, आफ्टर t सेकेंड्स उसके वेलोसिटी कितना होगा vx विल बी v इक्वल्स टू u प्लस at। ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने बोला है तो ग्रेविटी हम नहीं लेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at और v हो जाएगा हमारा इनिशियली एट स्पीड था 0 तो u की जगह हम 0 लिखेंगे प्लस a की जगह QE by m इंटू t। तो एट ए टाइम t पे इसका स्पीड हो जाएगा हमारे पास QE by m इंटू t, इसका स्पीड हो जाएगा कितना QE by m इंटू t, ठीक है। तो QE by m इंटू t अगर स्पीड हो गया तो इससे केस में क्या हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ m इंटू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। तो देखो
ये सेकेंड ऑप्शन मैच करता है, तो हमारे पास ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कोई भी एक चार्ज फील्ड पे अगर कोई भी फील्ड पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई चार्ज के रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स आएगा क्यू ई, तो उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा क्यू ई बाई एम। और इनिशियली एट रेस्ट था, तो एट ए टाइम टी पे उस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ स्पीड गेन करेगा, वो स्पीड होगा इतना जो कि टी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो उस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो की स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m कैलकुलेशन करके आपको मिलेगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन था, तो इसको एक बार देख लो। बेसिक के लिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए स्मॉल सर्कुलर रिंग हैज ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन a far off axial point distance x from the center of the ring. The electric field is proportional to, the electric field is proportional to कितना होगा चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो एक चीज देख लो बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ई नेट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग इज इक्वल्स टू k q x by r square plus x square whole to the power 3/2 होता है ना, into I along पॉजिटिव x डायरेक्शन पे देखा था हमने, क्योंकि हमने वर्टिकल एक्सिस के along लिया था, हमने इलेक्ट्रिक सर्कुलर रिंग लिया था और उसका एक्सिस था along x एक्सिस, along पॉजिटिव x एक्सिस, दैट इज व्हाई यूनिट वेक्टर I कम्स। तो अब देखो बोल रहा है कि x इज फार ऑफ एक्सियल पॉइंट, x is tends to infinite, इसका मतलब x tends to infinite, x बहुत ज्यादा है, not exactly infinite but x is much much greater than r। इसका मतलब है कि x is much much greater than r, far off axial point with respect to its radius the x distance is very very large, it is said in the question। तो k q x, अब इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2, तो इधर ऊपर भी तो आ जाएगा, तो k क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ई नेट आ जाएगा हमारे पास, अच्छा एक्स एक्स काट के क्या मिलेगा भाई, एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो होगा k क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आर 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो आप मुझे ये बताओ कि x अगर ग्रेटर देन r है, मान लो अगर x ग्रेटर देन r है, तो r बाई x क्या हो जाएगा, लेस देन 1, r बाई x लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म्स को हम ऑलमोस्ट जीरो लिख सकते हैं, 1 से छोटा है मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो और भी छोटा होगा। ठीक है, तो इस टर्म को हम ऑलमोस्ट जीरो ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा k क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो इट विल बी, तो ई नेट का वैल्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर और x टू द पावर -2, 1 बाई एक्स स्क्वायर और x टू द पावर -2। ये चीज आप ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, ई नेट का वैल्यू हमने क्या लिया, ई नेट का वैल्यू था ओरिजिनली इक्वेशन था ये वाला k क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब देखिए कि बोल रहा है कि क्वेश्चन पे अगर x ग्रेटर देन r है तो उन केस में क्या हो जाएगा, तो हमने x को बाहर निकाला तो x क्यूब आया, ठीक है, और 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 आ गया, तो ऊपर x और नीचे x क्यूब काट के मुझे मिला x स्क्वायर, और x स्क्वायर के साथ साथ x ये वाला जो टर्म है आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, देखिए r x ग्रेटर देन r, तो r बाई एक्स हो जाएगा लेस देन 1, तो हो जाएगा ये वाला जो टर्म से ये हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो, जितना x बड़ा होगा उतना ही जीरो की तरफ निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू k क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इज नेट एज k एंड की मीडियम इज कांस्टेंट एंड चार्ज इज कांस्टेंट, सो दोनों ऊपर वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, तो बाकी क्या रहेगा x के साथ साथ वैरी करेगा, तो ई नेट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर,
और x टू द पावर -2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि एक एल डिस्टेंस का छोटा सा एक रॉड है जो रॉड के ऊपर सरफेस में चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है यूनिफॉर्मली। ठीक है, उसके वजह से जो पी पॉइंट पे जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन थीटा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक छोटा सा थ्योरी पढ़े थे कल, पिछला लेक्चर में देख लेना कि लेक्चर नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो वाला लेक्चर एक बार देख लेना। उससे मैंने बताया था कि कोई भी अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी है, स्पेशली रॉड के केसेस में हमने बात किया था, तो उस केसेस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। तो ये चीज को एक बार सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को इरेज करेंगे, क्वेश्चन को एक बार देख लो और ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन क्या क्या होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि अगर एक रॉड है, मान लो कि इनफाइनाइट एल लेंथ का रॉड है, उसके ऊपर एक पॉइंट है P, रॉड के एंड पॉइंट के साथ मान लो कि ये वाला एंगल है, रॉड के एंड पॉइंट के साथ ये वाला एंगल है θ1, ये वाला एंगल है θ2, ये वाला एंगल है θ1, ये वाला एंगल है θ2। तो उस केस में मेरा जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है E परपेंडिकुलर, एक आता है E पैरेलल। तो E परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है कितना, K, मान लो कि ये वाला डिस्टेंस अगर A है तो होता है KQ/A, ये चार्ज है मेरे पास Q, होता है sin θ1 प्लस sin θ2। थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल। ठीक है, sin θ1 प्लस sin θ2, और E पैरेलल हो जाएगा A स्क्वायर cos θ1, अच्छा cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2, ये मेरा थ्योरी था, कल मैंने पढ़ाया था ये थ्योरी। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, चार्ज Q है, तो इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट मिलता है, एक P परपेंडिकुलर, एक E पैरेलल। तो आप देखो कि ये P पॉइंट से जो इसका एक एंड पॉइंट जो θ1 और θ2 है वो कितना है, पहले इसका θ1 कितना है, देखो P पॉइंट इस एंड पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर पॉइंट के ऊपर ही तो है ना, तो ये वाला जो θ1 है मतलब ये परपेंडिकुलर के ऊपर ही है, कुछ किधर जाना नहीं पड़ रहा, एंड पॉइंट को पाने के लिए इस लाइन से कोई किधर जाना नहीं पड़ रहा। तो θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री, सिंपली θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो मुझे ये बताओ कि θ2 का वैल्यू कितना होगा भाई, θ2 का वैल्यू कितना होगा, θ2 विल बी माइनस कितना, θ2 विल बी माइनस, ये देखो 30 डिग्री 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये θ2 का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो इधर से क्या वैल्यू आता है, देखो इधर से क्या मिलता है, एक बार E परपेंडिकुलर की जगह पुट कर दो, KQ/A स्क्वायर साइन 0 प्लस साइन -60। तो E परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास कितना, बताओ जल्दी से। अच्छा ये तो माइनस है, ये माइनस है, आगे माइनस है, माइनस माइनस पे प्लस। ठीक है, ये माइनस है तो ये 60 का प्लस वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन प्लस 60, तो ये हो जाएगा मेरा KQ/√3 KQ/2 स्क्वायर। ठीक है, √3 KQ/2 स्क्वायर। तो एक्चुअल फॉर्मूला पे देखो भाई, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला पे मेरा जो θ1 का वैल्यू है और θ2 का वैल्यू है, उसका मैंने आपको बोला था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन लेके काम नहीं करेंगे। आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। तो ये अगर -60 डिग्री भी है, ये अगर -60 डिग्री भी है, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेंगे कितना, बताओ
मैग्नीट्यूड लेके काम करेंगे। थीटा 1 का मैग्नीट्यूड 0 डिग्री एंड थीटा 2 का मैग्नीट्यूड होता है 60 डिग्री। तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे, कल के लेक्चर में मैं बताया था कि जो भी कैलकुलेशन करेंगे थीटा 1 और थीटा 2 को मैग्नीट्यूड लेके काम करेंगे, ठीक है। तो ये ई पैरेलल आ जाएगा मेरे पास के क्यू बाई स्क्वायर। तो कॉस थीटा 1 का वैल्यू कितना है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और ये होता है माइनस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू कितना, हाफ। तो हो जाएगा के क्यू बाई कितना, के क्यू बाई 2 स्क्वायर। कितना होता है, के क्यू बाई 2 स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई 2 स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि जो ई नेट का वैल्यू है, जो ई नेट का वैल्यू हमें मिला, उस ई नेट का वैल्यू पे जो एक थीटा एंगल था, तो थीटा एंगल किस किस के बीच में है, ये है, ये मेरा ई परपेंडिकुलर और ई है मेरा ई पैरेलल। ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर है। तो ई tan थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना, इस ट्रायंगल से देखो tan थीटा इक्वल्स टू ई पैरेलल बाई ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल बाई ई परपेंडिकुलर। तो ई पैरेलल कितना मतलब के क्यू बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई के रूट 3 के क्यू बाई 2 स्क्वायर। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3 और थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, सो दिस इज द, तो आपको जानना था कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। A is correct, 30 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस, A is correct, 30 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन को बार बार देखो, इस क्वेश्चन को देख के इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं होता तो बार बार देखो, यूट्यूब के वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल सकते। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। अब मुझे कमेंट में बताओ और मुझे पूरा वीडियो देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि किधर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। थैंक यू।